आज हम बात करेंगे कि इस वक्त युद्ध की क्या स्थिति है। देखिए, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने निकला अमेरिका अब खुद अपने सबसे बड़े हवाई नुकसान के सवालों में गिर गया है। ईरान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमेरिकी ताकत, रणनीति और सैन्य लागत तीनों पर बड़ी गंभीर बहस खड़ी करती है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस पूरे अभियान में अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, या फिर कह लीजिए गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे बड़ा झटका अमेरिकी वायुसेना को तब लगा जब रिपोर्ट ने बताया कि लड़ाकू विमानों में एक F-35, F-15E और स्ट्राइक ईगल के साथ एक का 1A-10 थंडरबोल्ट द्वितीय शामिल है। F-35 को अमेरिका अपनी सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक स्टेल्थ क्षमता वाले युद्ध विमानों में से एक मानती है। ऐसे में उसका नुकसान केवल सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी माना जा रहा है। अमेरिका के लिए सबसे भारी नुकसान ड्रोन सेक्टर में हुआ है। कुल मिलाकर 25 ड्रोन तबाह हुए हैं। इसमें 24 MQ-9 और रिपर हैं और इसके अलावा एक MQ-4C टाइटन शामिल है। ये वही ड्रोन है जिनका इस्तेमाल अमेरिका निगरानी, सटीक हमले और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करता है। इसके अलावा 11 अन्य सैन्य विमान भी या तो नष्ट हुए हैं या तो गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पहले ही ये स्वीकार कर चुका है कि इस पूरे अभियान में, ये जो युद्ध का अभियान है, इसमें लगभग 2,81,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा केवल सैन्य कार्रवाई की लागत ही नहीं दिखाता बल्कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष अब वैश्विक आर्थिक और सामरिक दबाव में बदल चुका है। देखिए, इसी बीच एक रिपोर्ट ने पूरे युद्ध को लेकर एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है वो समझिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और इजराइल का मकसद केवल ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को कमजोर करना नहीं था, बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना तैयार की गई थी। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पूर्व में ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेज को संभावित नए नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा था। युद्ध के पहले दिन इजराइल ने तेहरान में पहले ही महमूद के घर के पास हमला किया था। बताया जा रहा है कि उन्हें नजरबंदी जो है कर दी गई थी और बाहर उनको निकलना था, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हालांकि महमूद सुरक्षित बच गए और इसके बाद अमेरिका और इजराइल कथित तख्तापलट योजना से पीछे हट गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस योजना को 3 चरणों में तैयार किया गया था। पहले चरण में लगातार हवाई हमले करके ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाना और कुर्द लड़ाकों को सक्रिय करना शामिल था। दूसरे चरण में देश के भीतर अराजकता और अस्थिरता का वातावरण बनाना था ताकि संदेश जाए कि ईरानी शासन नियंत्रण खो चुका है। और इसका तीसरा चरण क्या था समझिए। तीसरे चरण में गैस, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को प्रभावित करके राजनीतिक दबाव बढ़ाना और उसके बाद नए नेतृत्व को आगे लेकर आना था। इसी के बीच पिछले 24 घंटे में युद्ध से जुड़े कई बड़े घटनाक्रम भी सामने आए। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव 50 के मुकाबले 47 मतों से पारित हुआ है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ मतदान किया। यदि ये प्रस्ताव कानून बनता है तो ईरान के खिलाफ आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। कांग्रेस यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर सदन होते हैं सांसद, वैसे ही संसद में जाकर, कांग्रेस में जाकर ट्रंप को मंजूरी लेनी होगी। उधर ट्रंप ने यूएस कोस्ट गार्ड एकेडमी में दावा किया है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग समाप्त हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि अब केवल 2 विकल्प हमारे पास बचे हैं, या तो अमेरिका आगे निर्णायक कार्रवाई करे या फिर ईरान समझौते के लिए आगे आए। दूसरी ओर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि पिछले 24 से घंटों में 26 जहाज ईरानी अनुमति के बाद हॉर्मुज से निकले हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास किए हैं। इनमें तेल टैंकर और व्यावसायिक जहाज शामिल थे। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति इस मार्ग से गुजरती है। युद्ध के खतरे को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। NDOC ने ये जानकारी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने वाली नई तेल पाइपलाइन का 50% काम पूरा हो चुका है और युद्ध के बाद फुजेरा तेल केंद्र पर ड्रोन हमलों की घटना में खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में संकट बढ़ता है तो दुनिया खाद्य संकट और महंगाई की नई लहर देख सकती है। अब आपको पता होगा कि दुनिया में इस वक्त महंगाई की क्या स्थिति है।
संस्था ने तो ये भी कहा है कि देश से वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग तैयार करने की अपील हमने की है। उधर ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ संभावित युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। खबरों की माने तो तेहरान और वॉशिंगटन के बीच प्रस्तावित सीजफायर दस्तावेज को लेकर बातचीत जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर एक दौरे का और भी बातचीत हम होगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आएगा। तो देखा आपने कि युद्ध की ये स्थिति है और ट्रंप इस वक्त बीच मझधार में फंसे हुए हैं कि आखिर करे तो करे क्या। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ट्रंप आगे क्या करेंगे और आने वाले समय में इस युद्ध को लेकर क्या स्थिति पूरे दुनिया भर में रहेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और कमांडर साहब, आप ही से पहले शुरुआत होगी कि ट्रंप इस वक्त बीच मझधार में फंसे हुए हैं, स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि किस ओर जाना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, भारत में भी अब धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम इंक्रीज हो रहे हैं, एलपीजी की संकट है, ऊर्जा बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद आह्वान किया है। आखिर ये युद्ध कब निर्णायक स्थिति तक पहुंचेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कैसे तय होगा और कब तक हम माने कि युद्ध खत्म होगा? थैंक यू सुचित्रा जी, बड़ा इट्स प्लेजर कि आपके प्रोग्राम में हूं और अपने फ्रेंड संजीव के साथ हूं। ये बात जो है, ये बात बहुत ही चिंताजनक तो है। इसलिए चिंताजनक है कि लड़ाई तो चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन लॉस तो है, पर जो इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है सारी दुनिया में, खासकर साउथ वर्ल्ड की तरफ से, जो ईस्ट ऑफ हॉर्मुज जो सारा कंट्रीज हैं जिनको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेड, लैक ऑफ ऑयल, ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू दी स्ट्रेट्स, या हॉर्मुज हो या अब बंदर अल अबद हो, वो दोनों के दोनों जो है इनके ब्लॉकेज से, इनके प्रतिबंध से बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। उधर अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आपने 48 एयरक्राफ्ट की बात करी जो शॉट डाउन हो गए हैं, उनमें से 70% तो फ्रैट्रिसाइड से गिरे हैं। फ्रैट्रिसाइड का मतलब है कि जहां जहां उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट रखे हैं मिडिल ईस्ट में, वहां एयर डिफेंस का तालमेल नहीं है। आप अपनी गन्स फ्री कर देते हैं, मिसाइल्स फ्री कर देते हैं, पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है, कौन सा जा रहा है। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये अमेरिका की वीकनेस भी रही है, और ये वीकनेस रही है जो इंडिया के साथ कोप एक्सरसाइज करी थी, कोप इंडिया, उसमें ये जाहिर हो गया था कि अमेरिकन एयरफोर्स इतनी मुस्तैद नहीं है जितना कि वो बताते हैं। तो ये लॉस उनको बड़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिना लड़े उनका जो लॉस हुआ है वो बड़ा ज्यादा है, पर उन्होंने अभी तक अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं की है। ना पॉलिटिकल रिजीम चेंज कर पाए हैं, ना ही उनके न्यूक्लियर टोटल कैपेबिलिटी को नष्ट कर पाए हैं। पर ये क्या कहना कि हमारे पास दो विकल्प है कि अगर ईरान नेगोशिएट नहीं करेगा तो हम लड़ेंगे, तो कौन सी नई बात कह रहे हैं? मतलब वो ही कह रहे हैं जो जाहिर है। जो ये जो ट्रंप जो कर रहे हैं, ये बहुत बख्शी सर, डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक हफ्ते से, मेरे ख्याल से 8 दिन हो गया, हर रोज नई नई धमकियां ईरान को दे रहे हैं, लेकिन ईरान पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। इस वजह से और बौखलाहट है। बिल्कुल बौखलाहट तो होगी कि एक बात तो है, ये दुनिया को प्रेस ने बताया हुआ है ईरान बड़ा करीब देश है, उसके सब कुछ खत्म हो रहा है, उसके ऊपर पूरी मिलिट्री सप्लाई है और विल ऑफ द पीपल है लड़ने के लिए। जो कंट्री रिजीम चेंज मांगता है वो तो उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो रिजीम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। पर नहीं, ईरान कैरेक्टर वो नहीं है क्योंकि दर्शाया जा रहा है। उन्होंने कहा है अगर बाहर वाला इंटरफियर करता है वो देश की सम्मान के लिए वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे, चाहे अंदर उनको बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका लीडर असैसिनेट भी हो सकता है किसी टाइम, मैं मानता हूं। पर ये मतलब नहीं है कि ईरान के अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा ईरान। हाँ, IRGC जो है वो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी मुस्तैद नहीं है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हॉन्की डोरी है, ईरान में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, पर अमेरिका के को ये सोचना कि मैं जीत जाऊंगा, जैसे आपने कहा था ईरान की हार होगी या जीत,
तो ईरान के ऊपर देखिए उसके बिल्डिंग्स टूटेंगी, उसके लोग और मरेंगे, पर वो हारेगा नहीं। वियतनाम में ठीक है, ये कुछ स्थिति बख्शी सर ऐसी है क्या कि जैसे हमने देखा था रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस वक्त रशिया को भी लगा था कि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, बहुत जल्दी 1 हफ्ते में 10 दिन में खत्म कर देंगे, पर सालों से युद्ध जो है अभी तक इन लोगों का चलता आ रहा है। क्रॉस कर गए हैं, अभी तक युद्ध चल रहा है, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिल्कुल। क्वेश्चन ये सारी बात आती है, आपको पता होना चाहिए प्योर बॉम्बिंग से, एरियल बॉम्बिंग से कभी विक्ट्री नहीं हुई है हिस्ट्री में, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना हो और आपको उनकी जमीन को अख्तियार करना हो, तब आपके हाथ में जर आता है। तो अभी भी तो ठीक है, ईरान की और बिल्डिंग तोड़ देंगे, न्यूक्लियर प्लांट तोड़ देंगे, कुछ भी ठीक है, गरीब हो जाएगा पर हारेगा नहीं। ठीक है संजीव सर, आपके पास आएंगे कि आपने देखा बीते दिनों ट्रंप चाइना भी गए थे ईरान और चाइना के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती है, उसके बाद पुतिन भी चाइना गए हैं। अब रिश्ते कुछ समझ में नहीं आ रहे कि क्या अमेरिका और चाइना मिलकर ईरान पर दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे आगे। डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए, चाइना में भव्य स्वागत हुआ, हमने देखा तस्वीरें क्या थी, और अपने वो अकेले नहीं गए थे, एक डेलीगेशन को लेकर गए थे और ये दिखाने की कोशिश थी कि हम सिर्फ बिजनेस के लिए यहाँ पर आए। क्या ये सिर्फ बिजनेस का मकसद था या फिर चाइना को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की, आप ईरान पर दबाव बनाइए और हम जो चाहते हैं वो करवाने पर मजबूर कीजिए? जी नमस्कार सुचित्रा जी, बख्शी सर को भी मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। और देखिए ये जो पूरी जो सिचुएशन है, ये मैं मानता हूं कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो उसको रिजॉल्व होने में एक लंबा समय लगने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में सिर्फ विश्वास का संकट नहीं है, बल्कि एक अविश्वास की गहरी खाई बन गई है। और जो स्टेटस को, जो कि दशकों पुराना स्टेटस को था, जो 28 फरवरी को टूटा, और उसके 28 फरवरी और उसके बाद लगभग 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद जो नई स्थितियां हैं वो जाहिर है कि काफी विकट हैं, अनिश्चित है। एक जैसे कि मैंने कहा कि अविश्वास बहुत ज्यादा गहरा है और एक नया स्टेटस को, नए तरीके की समझदारी विकसित करने में एक लंबा समय लग सकता है। और अभी आप देखिए तो बातचीत के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है। ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो वर्तमान समय में IRGC डोमिनेटेड, IRGC लेड दिखाई देती है। जाहिर है कि इसका जो इम्प्लीकेशन बहुत स्पष्ट है कि ये जो रिजीम है वो और अधिक हार्डेंड हो गई है। और ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो इस तरीके के स्पष्ट रूप से वहां पर संकेत मिलते हैं कि वहां पर जो वेस्ट एशिया की ये जो क्राइसिस है, जो एक वोलाटिलिटी है, जो अस्थिरता है, जो इनस्टेबिलिटी है, वो एक लंबे समय तक बनी रह सकती। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए भारत को भी और पूरे विश्व को, सभी राष्ट्रों को अपने आप को तैयार करना होगा, वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी होंगी। और ये जो स्थितियां हैं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। लेकिन जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाइना की यात्रा के संदर्भ में, तो मैं ये मानता हूं कि वैसे तो ये जो यूएस चाइना के रिलेशनशिप है वो एक मेजर पावर रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक का जो एस्पेक्ट है वो भी एक मेजर एस्पेक्ट है, स्ट्रेटजी के जो इश्यूज भी हैं। लेकिन ईरान के विषय पर यूएस और चाइना के बीच में इस बात को लेकर के तो कम से कम सहमति है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्मलाइजेशन है वो होना चाहिए, वहां पर डीवेपनाइजेशन होना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी किसी टेरिटरी के तौर पर जो एक्सप्लॉइट करने की ईरान की रणनीति है, वो जाहिर है कि उसका समर्थक चाइना भी नहीं है। और चाइना भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है और फिर अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है उससे गहरे तरीके से प्रभावित है। पूरा विश्व इससे प्रभावित है, हमारा अपना राष्ट्र भी प्रभावित है। संजीव सर, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, एक सवाल की बात ये भी उठ रही है कि रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि तख्ता पलट की तैयारी थी, कि कुछ भी करेंगे लेकिन तख्ता पलट करेंगे। तख्ता पलट अभी तक हो नहीं पाया, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अमेरिका 10 सूत्री मांग भेज रहा है, उधर ईरान 14 सूत्री मांग भेज रहा है, लेकिन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं बैठेंगे, या फिर जब तक ईरान झुकेगा नहीं तब तक शांत नहीं बैठेंगे? क्या होगा आगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि ये जो ईरान यदि इस तरीके की बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करे कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, स्टेट ऑफ इजराइल के साथ एक सम्मान और इंटरेक्शन की भावना रखे, आतंकवाद को सपोर्ट देना बंद करे और यूरेनियम इनरिचमेंट पे अपनी लगाम लगाए, तो इस तरीके के अगर सकारात्मक व्यवहार को
ईरान की इस्लामिक रिजीम लाती है तो फिर शांति स्थापित हो सकती है, और यदि वो नहीं लाती है तो फिर तख्ता पलट भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक लंबा समय लगेगा। मैं आपके दर्शकों को यहाँ पर सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 1991 में सद्दाम हुसैन ने जो कुवैत पर हमला किया, उसको तो अमेरिका ने अपने इंटरवेंशन के साथ उसको मुक्त करा लिया था, लेकिन जो सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी वो कमजोर तो जरूर पड़ी थी गल्फ वॉर 1 के वजह से, लेकिन रिजीम कोलैप्स उस समय वो नहीं हुई। और सद्दाम हुसैन की जो अमेरिका के प्रति जो हॉस्टिलिटी है, जो शत्रुता है, जो साजिशें हैं, वो लगातार उसकी बनी रही। और लेकिन अमेरिका के जो गल्फ वॉर 1 के समय में जॉर्ज H.W. बुश वहां के राष्ट्रपति थे, और बाद में जब उनके सुपुत्र जॉर्ज W. बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो 2003 में उन्होंने जरूर एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट लिया WMD इत्यादि का, लेकिन उनका मेन टारगेट सद्दाम हुसैन को टॉपल करना था, सद्दाम हुसैन के रिजीम को समाप्त करना था, तख्ता पलट कराने का था, और जो कि अमेरिका ने एक लंबे अंतराल के बाद उसको कराया भी। लेकिन इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है, उसको भी इस बात को समझना होगा कि यदि वो अपने एडामेंट रुख पर कायम रहते हैं, इजराइल से नफरत रखते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो एक लंबा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो तख्ता पलट फिर अमेरिका उसको करने की तरफ बढ़ेगा, और सारी जो अन्य जो ताकतें हैं उसमें उसको अपना सपोर्ट भी दे सकती हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रप्शन है वो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में ईरानियन इस्लामिक रिजीम अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर सकती है, वहां पर ये जो तख्ता पलट है वो हो सकता है। तो अब ईरान के इस्लामिक रिजीम को तय करना है कि वो किस तरीके के भविष्य को चाहती है। यदि वो अभी भी अपने अंदर सुधार ला दे, नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, तो उनका जो अस्तित्व है वो बचा रह सकता है, शांति स्थापित हो सकती है, आज भी उनके पास टाइम है। लेकिन अगर वो अपने ही रुख पे ऐसे ही कायम रहेंगे, एडामेंट रुख पे, तो फिर वो भविष्य में उनकी रजीम है वो कोलैप्स भी कर सकती है। ऐसी संभावनाओं से मुझे जानना था कि ये जो भविष्य में अब आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर जो है चिंता बनी हुई है, और अब हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। बख्शी सर, मेरे मन में एक सवाल ऐसा आ रहा है कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई, ये ईगो क्लैशेस इतना ज्यादा है कि बाकी के दुनिया में जितने देश है, जितने लोग हैं, करीब 8 अरब से ज्यादा लोग, क्या उनके बारे में ये देश नहीं सोच रहे, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही जो है हार जीत का ये यहाँ पर इनको चाहिए कि हमें यहाँ पर कोई कमांड करे, कोई एक्नॉलेज करे कि हम जीत गए, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? बाकी पूरी दुनिया त्रस्त है महंगाई से, तेल की कमी से, ऊर्जा संकट है, ऐसे में ये तीनों देश कुछ नहीं सोच रहे। सुचित्रा जी, आप ने जो ये बड़ा सवाल पूछा है, इसका जवाब तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। किस कंट्री ने कभी ऐसा सोचा है जैसे कि आप कह रही हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से भी ले लीजिए, सब अपने हित में सोचते हैं, कोई ह्यूमैनिटी ये वो इसके बारे में नहीं सोचता। वो और अमेरिका को कहाँ नुकसान हो रहा है? अमेरिका को तो वो नुकसान हुआ 48 जहाजों का इत्यादि इत्यादि, पर उसका अमाउंट ऑफ मनी अमेरिका ने बनाया है, डिफेंस सेल्स में बनाया है, और जितना वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बना रहा है, चाइना को ऑयल को रोक रहा है इत्यादि कर रहा है, वो अलग बात है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका के लोगों को भी अब प्रॉब्लम खड़ी है, इसलिए ऑपोजिशन आ रही है। पर ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये कोई नहीं सोचता कि मैं अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को छोड़कर लोगों के हित में सोच के लड़ाई बंद कर दूं। हाँ, यह जो ट्रंप ढूंढ रहा है रास्ता कि मैं किसी तरीके से अपनी इमेज कायम करके निकलूं। इमेज का बहुत महत्व होता है, अगर उसकी इमेज लॉस हो जाएगी, इज एज गुड एज डिफीट, तो वो इमेज लॉस नहीं होने देना चाहता। पर देखिए, हम जैसे अभी संजीव साहब ने बताया, बड़ी करेक्ट बात बताई सद्दाम हुसैन के बारे में कि किस तरीके से रिजीम चेंज करी। पर एक बात है, यहाँ पे एक कैच है, इराक के ऊपर बूट्स ऑन द ग्राउंड आए थे, फौज गई थी इराक सॉइल के ऊपर, और फिर लड़ाई हुई थी, सद्दाम को कैप्चर किया गया था। क्या अमेरिका ईरान में ये करने को तैयार है? मैंने आपको बता दिया, ईरान और इराक में बड़ा फर्क है लोगों में, ये होने नहीं करती, टेरेन बड़ी फर्क है। अमेरिकन आर्मी पहले तो बीच लैंडिंग कैसे करेगी, नॉर्मंडी लैंडिंग के तरीके से वहां, और लड़ने को तैयार है। एक एक सिपाही जो है ईरान का, वो लड़ने को देने को तैयार है। हाँ। ये अमेरिका की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो रिजीम चेंज करने के लिए पॉलिटिकल तरीकों से करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ। संजीव सर, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब
रिजीम चेंज की बात जो है रिपोर्ट में भी बताई गई है और ये चीज़ हो भी गई है। हमने देखा कैसे कि आयतुल्लाह खामेनी को मारा गया, उसके बाद से जो चीज़ें बदली वहाँ पर, लेकिन अभी भी एक चीज़ वहाँ पर कायम है, देशभक्ति। इस देशभक्ति के आगे चलकर क्या नतीजे जो है यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पूरी दुनिया में संकट है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ये तेल का जो संकट है ये तो दिन पर दिन आगे बढ़ता जाएगा। फिर ऐसे में आगे सोल्यूशन क्या? देखिए, आयतुल्लाह खामनाई और 40+ की जो टॉप लीडरशिप थी वो तो 28 फरवरी को एलिमिनेट कर दी गई पहले ही स्ट्राइक में। लेकिन जो रिजीम है वो तो अभी भी बनी हुई है, और वो जो रिजीम है वो IRGC लेड दिखाई देती है। और जिस तरीके से अभी ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अभी रिस्पॉन्ड किया है, इस 40 दिनों का युद्ध लड़ा है, उससे अमेरिका भी सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि इससे बहुत स्पष्ट है कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने अपनी जो रणनीतियां हैं इस तरीके के युद्ध के लिए बना रखी थी। और जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल की जो स्ट्रेटजी है, जो मोज़ैक डिफेंस की स्ट्रेटजी है, उसको बनाया था, जिसके तहत जो ईरान के जो 31 प्रोविंसेस हैं वहां पे जो कमांडर्स हैं उनको कुल मिलाकर अब बात यह है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा हम ये समझ सकते हैं कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। और कुल मिलाकर बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी मनमाने पर अड़े हुए हैं और ईरान मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। इस वजह से हम ये भी कह रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े, वो बता रहे हैं कि ये युद्ध अभी काफी लंबा चलेगा और जब तक एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तब तक काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमें समय थोड़ी सी कम है तो यहीं पर चर्चा को विराम देना होगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर आप हमारे साथ जुड़े, संजीव श्रीवास्तव सर आप भी हमारे साथ जुड़े, आप चर्चा का हिस्सा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं, स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। आगे चलकर इसका नतीजा क्या होगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।